को आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें सफलता मिले और शेयर बाजार में जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हर लें, ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए, तो इसी के साथ आज की बातचीत को शुरू करते हैं। समय कम है आज और उसकी वजह क्या है, आप सब व्यस्त हैं, तो इसीलिए समय मैं कम लूंगा, लेकिन बातचीत बहुत सारी करनी है। कई सारे चार्ट्स देखेंगे, ताबड़तोड़ चार्ट्स देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हमेशा की तरह निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करें। चलिए, तो ये सामने आपके चार्ट आ गया निफ्टी का। एक पैटर्न बना इस सप्ताह जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। इस पैटर्न को कहा जाता है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न और ये आपको बिल्कुल साक्षात दिखाई पड़ रहा है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न यो तो निफ्टी में पहले भी कई दफे बना है और उसके बाद कुछ तात्कालिक करेक्शन आमतौर पर देखने को मिलता है। इस दफे बहुत क्लियर पैटर्न बना है। ये जो ग्रीन कैंडल पिछले सप्ताह की थी जिसने ब्रेकआउट कायम किया, इस कैंडल को इस सप्ताह की रेड कैंडल ने पूरी तरह से आच्छादित कर दिया और उससे ये पैटर्न तैयार हुआ जिसे बेरिश इंगल्फिंग कहा जाता है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मतलब तात्कालिक मंदी का सूचक होता है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर इन स्तरों के करीब नजर आता है। ये लेवल्स क्या है, मार्क कर लें। तो गौर से अगर आप निफ्टी के वीकली चार्ट को देखेंगे तो ये 24,250 24,280 के आसपास सपोर्ट है। ये लेवल है जो बड़ी भारी सपोर्ट का काम करेगा। कुल मिलाकर के ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है जिससे शॉर्ट टर्म वीकनेस का सिग्नल है। शॉर्ट टर्म वीकनेस से मतलब क्या है, क्योंकि हम बात यहाँ वीकली चार्ट की कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म भी कुछ सप्ताह जितना लंबा होता है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। ओवरऑल ट्रेंड पर कोई क्षति नहीं पहुंची। यदि मान लीजिए यहां पर आप एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, मान लीजिए मैं इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन यहां से इस तरह से डाल दूं, तो ट्रेंड लाइन पर अभी तक कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। ट्रेंड लाइन तो जो की तो चल रही है। जो एक्सेलरेटेड ट्रेंड लाइन आप क्यों डालेंगे तो वो भी इंटैक्ट है। तो ट्रेंड पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है, बावजूद इसके कि इस सप्ताह एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न निफ्टी के वीकली चार्ट पर जरूर उभरता हुआ नजर आया। तो थोड़ी सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। बाजार में फिर वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। काफी शेयर्स ऐसे हैं जो आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए नजर आते हैं। काफी मोमेंटम बन गया है, रफ्तार बहुत तेज थी पिछले कुछ दिनों, तो इस वजह से कुछ करेक्शन का आना लाजमी भी है, अपेक्षित भी है और मुझे लगता है कि इसका स्वागत भी करना चाहिए। तो अगर करेक्शन आता है तो अच्छा है, बाजार थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है, थोड़ा इफोरिया, थोड़ा आप देखिए जो फ्रॉथ जिसको कहा जाता है वो थोड़ा सेटल हो जाता है और ये हमेशा बाजार के लिए हितकारी होता है। तो इसलिए मेरी राय में करेक्शन जरूर आ सकता है, लेकिन वो वेलकम करेक्शन होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो ये एक लेवल मार्क कर लेना है चार्ट पर और इसके बाद आपको किसी और लेवल को मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव लेवल है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का स्तर हमने मार्क कर लिया, 24,280 का ये लेवल है। इसके नीचे वीकली क्लोज आने पर ही आपको ट्रेंड को लेकर के कोई चिंता करनी है, अन्यथा चीजें काबू में है और ट्रेंड पॉजिटिव है। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह क्या किया है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। भाई यहां पर भी पैटर्न कमजोर बना। बैंक निफ्टी ने कोशिश की, एक गैप भी भरा पुराना, लेकिन उसके बाद इस सप्ताह फिर सेलिंग का दबाव। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी भी बड़े सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 50,500 पर है और 50,500 के ऊपर बंद हुआ बैंक निफ्टी इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये स्पॉट का नहीं बल्कि फ्यूचर का है। अगर आप स्पॉट का चार्ट देख लें बैंक निफ्टी का, तो लीजिए स्पॉट का चार्ट भी बैंक निफ्टी का ले लेते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट है और इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी मार्क कर लेते हैं। इस रेखा को संशोधित कर देते हैं इस तरह। तो ये लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल 50,400 बन रहा है स्पॉट में। तो ये लेवल जो है इसको मार्क कर लें चार्ट पर। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी की तुलना में कमजोर है। निफ्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन कमजोरी दोनों तरफ है। और तो बैंक निफ्टी भी करेक्शन की चपेट में है। इंटरमीडिएट ट्रेंड बैंक निफ्टी में बिल्कुल इन्हीं लेवल्स के आसपास 50,400 के आसपास होगा। वो लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी में कुछ आपको करेक्शन, रेंज बाउंड ट्रेड, टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एक बात जो इन दोनों चार्ट्स को देख करके समझ आती है कि गए सप्ताह में जो ये दुनिया भर में उठापटक चली, हमने देखा कि नेस्डेक में गिरावट आई, निके गिरा और ये सब हुआ। इन तमाम चीजों का हासिल ये है कि हमारे बाजारों पर भी एक दबाव बन रहा है और करेक्शन जैसी स्थिति बन पड़ी है। तो ऐसे में क्या है, थोड़ी सावधानी रखिए और करेक्शन हमेशा बिना हट के आता है, जो बात हम पिछले सप्ताह भी कर रहे थे। तो इस सप्ताह भी आपने देखा कि विदेशों में गिरावट आई और उसका आपको असर यहां पर आते हुए दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स के स्ट्रेसेस इंडिया में भी स्पिल ओवर होते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति है निफ्टी बैंक निफ्टी की। आइए एक बार यूएस मार्केट भी देख लेते हैं। ये आपके सामने डाउ जोन्स है। अब डाउ जोन्स में क्या हो रहा है देखते हैं। भाई अच्छा करेक्शन आया डाउ जोन्स में, अच्छा चार्ट था, बड़ी तेजी बनी। हमने यहाँ पर बात की थी 40,000 से नीचे और उसके बाद फिर ये 42,000 तक लगभग चला गया और फिर करेक्शन
और करेक्शन भी अच्छा खासा है, यानी कि 3% का एक सप्ताह में करेक्शन मायने रखता है। तो बड़ी गिरावट आपको डाउ जोन्स में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी अच्छी बात यह है, जैसे कहते हैं कि हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। अगर हर स्थिति में आप अवसर ढूंढे तो एक चीज आप यहाँ देखते हैं कि इस बॉटम की तुलना में ये ऊंचा है, इसकी तुलना में ये ऊंचा है, मान लीजिए यहीं कहीं बॉटम लग जाए तो वो बॉटम भी पिछले बॉटम से ऊंचा रहेगा, ऐसा संभव है। तो ट्रेंड में अभी तक कोई असर नहीं है, ट्रेंड पे कोई बदलाव नहीं है। एक बड़ा बेरिश थ्रस्टिंग लाइन पे फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, जैसे निफ्टी में बेरिश इंगल्फिंग बना है, डाउ जोन्स में बेरिश थ्रस्टिंग लाइन बना है, तो कुछ करेक्शन जैसी स्थिति जरूर यहाँ पर भी दिखती है। तो ये निफ्टी और डाउ जोन्स। और अब आइए देखते हैं कि नेस्डैक क्या कह रहा है। नेस्डैक में असली हमने उठापटक देखी और बड़ा फॉल आते हुए देखा। कितना गिरा नेस्डैक? अरे वाह, 6% लगभग, यानी कि 6.25% की बड़ी भीषण गिरावट हमने नेस्डैक में आते हुए देखी। सबसे बड़ी जिस बात को लेकर मुझे चिंता है वो है कि एक सपोर्ट था नेस्डैक के लिए जो कि इन स्तरों के करीब था, उसके नीचे लगभग या उन्हीं स्तरों पर बंद होता हुआ नेस्डैक नजर आया, यानी कि 16,700 के नीचे बंद हुआ है। तो नेस्डैक में कमजोरी हावी है। बड़ा सपोर्ट नेस्डैक में अब कहाँ है, आइए देख लेते हैं। तो बड़ा सपोर्ट नेस्डैक के लिए अब यहाँ है, ये लेवल है 15,200 के। तो नेस्डैक करेक्शन मोड में है और नेस्डैक की करेक्शन डाउ जोन्स पर भी प्रभावित करेगी, भारतीय बाजारों को भी प्रभावित करेगी। तो देख रहे हैं कि दुनिया भर में करेक्शन जैसी स्थिति बन रही है। तो सबसे अच्छी बात इस पूरे करेक्शन की जानते हैं क्या है, कि इसका रीजन बहुत आसानी से हमें दिखता है। ऐसा नहीं, कई बार करेक्ट होता है मार्केट, पता ही नहीं रहता है कि क्या वजह रही, लेकिन इस दफे जो गिरावट आई है उसकी मूल वजह, ये गिरावट की मूल वजह जो है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डिक्लाइन है। इसके अलावा कुछ अटकलें भी बाजारों में चल रही हैं, उनका भी हमेशा कुछ ना कुछ हाथ रहता है। लेकिन कुल मिलाकर चीजें यदि आप देखें तो ग्लोबल स्ट्रेसेस के कारण भारतीय बाजार भी गिरे, जो कि अपेक्षित है, स्वाभाविक है, आश्चर्यजनक कतई नहीं है। तो इसको लेकर के कोई खास चिंता नहीं। हाँ, लेवल्स जो हैं जरूर अंकित कर लें चार्ट पर, हर चार्ट पर जो कि जिसमें आपकी रुचि है, आपका निवेश है, आपका दखल है, उस हर चार्ट पर अपने लेवल्स को जरूर अंकित कर लें, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं यही आपका मार्गदर्शन करेंगे और इसलिए इन लेवल्स को मार्क कर लेना अभी से अच्छा है। तो जो भी स्टॉक आपके पास है, अच्छा एक चीज देखिए, एक सप्ताह की गिरावट से बहुत ज्यादा विचलित भी नहीं होना है। ये नहीं है कि भाई अचानक से बस सोचिए कि बस यही से पूरा जो है बाजार गिरने वाला है, कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा, तुरंत अपना सारा कुछ बेच दें, ऐसा भी ना करें। जो भी निर्णय लें चार्ट के आधार पर, हर स्टॉक को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। चार्ट देखिए, चार्ट देखने के बारे में बहुत कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप नियमित आते हैं चैनल पर, अदालत में हर सप्ताह शिरकत करते हैं, तो आपको पूरी समझ है कि चार्ट को कैसे देखा, पढ़ा, समझा जाता है। और एक बात पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, चार्ट देखना जितनी आसानी से, जितने बढ़िया ढंग से आप स्वयं देखेंगे, कोई और नहीं देखेगा, क्योंकि आप पूरी मेहनत करेंगे अपने निवेश के लिए, अपने चार्ट के लिए। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आज का जो दिन है इसको पूजा पाठ के बाद कुछ समय जरूर निकालें और चार्ट्स देखें अलग अलग शेयर्स के, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। कोई शेयर मान लीजिए आप उसकी ताक में थे कि कब करेक्शन आए और कब उसमें हम निवेश करें, किसी में कोई बड़ा करेक्शन आ जाए और फिर वो किसी बड़े मूविंग एवरेज से रिजेक्शन पाकर वापस ऊपर जाता दिखे, तो उन स्टॉक्स को खोजिए। कई ऐसे अवसर मिलेंगे, अगर करेक्शन आया, अच्छा करेक्शन आया, तो जो करेक्शन में स्टॉक्स नीचे आते हैं, अगर वो किसी मेजर एवरेज लाइन तक आते हैं और वहां से करेक्ट होकर वापस ऊपर जाने लगते हैं, तो वो अवसर बनेंगे। उन अवसरों को भी पहचान तभी पाएंगे जब होमवर्क अभी से शुरू करें। तो ये समय होमवर्क करने का, सावधानी बरतने का और लेवल्स को चार्ट पर पुनः रेखांकित करने का है। तो आज का समय इसमें लगाएं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, इसकी हमने टोह ली। अब देखते हैं जो सारा घटनाक्रम है इससे डॉलर पर क्या असर पड़ रहा है। अब डॉलर की चिंता तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह चिंता करने की वजह ये बड़ा मूव है, डॉलर में वापस से तेजी बनी। आपको याद होगा जब गए सप्ताह भी हम डॉलर की बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि एकमात्र जो चिंता की वजह है, जिसको देखकर चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, वो डॉलर में ये जो कंटिन्यूअस अपवर्ड मोमेंटम है, डॉलर नीचे आता ही नहीं है। कुछ समय के लिए जब बाजार बढ़ रहे थे उस दौरान भी डॉलर बस साइडवेज हुआ, और जैसे ही बाजार की तेजी पर लगाम लगी, डॉलर फिर से ब्रेकआउट देकर नए हाइस बना रहा है। तो डॉलर में ये जो तेजी बनी है इस सप्ताह, ये जरूर चिंता की वजह है। तो इसीलिए वी मस्ट लुक एट दिस चार्ट क्लोजली, इसको बड़ी करीब से, बड़े ध्यान से आपको देखना, समझना है, क्योंकि ये मान करके चलिए कि यही चार्ट है जो आपको आगे की दिशा बताएगा, तो यही पथ प्रदर्शित करेगा, यही चार्ट निशानदेही करेगा। तो इस चार्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस चार्ट को जरूर से देखना है और इसको स्टडी करना है। तो ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। और डॉलर में कमजोरी आए तभी बाजार में आपको वापस से तेजी, मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। डॉलर अगर 84 को पार कर जाता है, क्लोज दे देता है, तो फिर एक अपवर्ड प्रेशर डॉलर में, रुपए में डाउनवर्ड प्रेशर और भारतीय बाजारों में भी डाउनवर्ड प्रेशर। तो ये चार्ट सबसे क्रिटिकल चार्ट है,
इसको जरूर से देखिए। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स और डाउ जोन्स, साथ ही हमने बात की यूएस डॉलर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चार्ट और देखेंगे और ये इंडिया विक्स का है। अब यूएस में देखिए चुनाव है। एक बात सितंबर के बारे में जान लीजिए कि सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें आमतौर पर एक डाउनवर्ड प्रेशर मार्केट्स में रहता है, तो वही प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। ये आप देखिए विक्स है, और जो विक्स बिल्कुल शांत था उसमें भी अब वापस से कुछ तूफान जन्म ले रहा है। कुछ उथल पुथल देख रहे हैं। इस सप्ताह अच्छी तेजी हमने फिक्स में देखी, लगभग 13-14% की, और 15 तक आ गया इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स का बढ़ना मतलब कुछ अनसर्टेनिटी की संभावना बन रही है। चुनावी संग्राम चल रहा है यूएस में, घमासान जो है वो और ज्यादा वहां पर रोचक होता चला जा रहा है। मुकाबला कड़ा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। और दूसरी ओर आप देखिए राज्यों के चुनाव भारत में भी होने जा रहे हैं। राज्यों के चुनाव इस बार ज्यादा महत्व रखेंगे, क्योंकि जो हमने देखा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उससे जो संदेश, जो एक जनादेश मिला, जो एक संकेत मिले, चुनाव जो अब राज्यों के होंगे वो किस ओर इशारा करेंगे उसकी ओर भी बाजार ध्यान देगा, बड़ी क्लोजली उसको मॉनिटर करेगा। तो काफी सारे इवेंट्स चल रहे हैं और इसीलिए हमें थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। तो ये समय सावधानी बरतने का, कॉशन स्टैंड रखने का, हर चार्ट को रिविजिट करके उस पर अपनी लेखाएं ठीक से मार्क करने का, और कैपिटल प्रोटेक्ट करने के मोड में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार की मुद्रा में हम सबको होना चाहिए। ये आपको चार्ट्स के का जो ओवरऑल अगर आप एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं तो ये निर्देश, ये दिशा मिलती है। तो हमने ग्लोबल मार्केट्स देखिए, भारतीय बाजार देखिए और इंडिया विक्स देखी, साथ में डॉलर का चार्ट देखा। एक दफे आइए गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड क्या कह रहा है। तो ये गोल्ड है, कुछ सुधार हुआ गोल्ड में, लेकिन गोल्ड कुल मिलाकर रेंज बाउंड चल रहा है। और आपने देखा कि लगभग 6 महीनों से गोल्ड में कुछ खास नहीं हुआ। ऊपर 74,000 है, लगभग 73,700, और नीचे आप देखिए 68, इसी के बीच में गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है ग्लोबल मार्केट्स की, डोमेस्टिक मार्केट्स की। और इसको हमने, अगर आप पूरा 360 डिग्री एग्जामिन करते हैं तो आपको पता लगता है कि एक सीमित दायरे का कारोबार वर्ल्ड ओवर हो रहा है और एक डाउनवर्ड प्रेशर बन रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। ये आपको कुल मिलाकर निर्देश मिलता है जब आप पूरी स्थिति को एग्जामिन करते हैं। चलिए, बातें दुनिया भर की तो बहुत हुई। अब आइए सीधे लौट आते हैं, स्वदेश आ जाते हैं और देखते हैं कि बाजार में अब आगे क्या हो सकता है। जिस बात की चर्चा आज हमें करनी है वो बड़ी न्यूज क्या है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो काफी उत्सुकता आप सबके मन में होगी जानने के लिए कि भाई क्या होने जा रहा है आज। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अब आने वाले समय में किन चार्ट्स पर हमें फोकस करना है। अच्छा, एक हमारे सुनील राउत साहब हैं और उनके प्रश्न से आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। उनका सवाल यह है कि सर, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों होते हैं? व्हाट इज द एक्यूरेट रीजन बिहाइंड इट, ये इनका सवाल है। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्यों होते हैं। कोई चार्ट ऐसा देख लेते हैं जहां हाल फिलहाल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, या कभी पहले हुआ हो। अब देखिए, जो चार्ट अभी स्क्रीन पर है गोल्ड का है। गोल्ड के इस चार्ट को देखते हैं। ये अब गोल्ड में देखिए क्या था कि इन स्तरों के आसपास, यानी कि 55,000 पर एक रेजिस्टेंस थी। ये रेजिस्टेंस थी, इसका अनुमान हमें ये 2020 के अगस्त में, यानी कि जब कोविड बिल्कुल चरम पर था, और उस समय लोगों को गोल्ड में ही विश्वास हो रहा था। तो गोल्ड ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद करेक्शन आया, यानी कि इन स्तरों पर किसी ने बड़ी क्वांटिटी बेच दी। इनके बेचने की वजह से गोल्ड करेक्ट हुआ। दोबारा गोल्ड ने कोशिश की 2022 में इस लेवल को निकालने की, फिर सफल नहीं हुआ। अंत में आपने देखा कि 2022 के दिसंबर में जाकर गोल्ड ने ये ब्रेकआउट दिया। इस समय जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के, वो गोल्ड बाय कर रहे थे और उसी वजह से आपने देखा कि 55,000 का लेवल पार हुआ, बड़ा ब्रेकआउट गोल्ड में आया। इस समय अगर आप देखिए, जो बड़ा ब्रेकआउट गोल्ड में आता हुआ नजर आया था, इसको ब्रेकआउट कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है। देखिए, क्यों ये लेवल पहली 2 अटेम्प्ट्स में पार नहीं हुआ, कभी इसके बारे में सोचिएगा कि 2020 में जब करेक्शन आया, जिसमें 55,000 से घटकर गोल्ड सीधे 45,000 हो गया, यानी 10,000 रुपया गोल्ड इस करेक्शन में आया नीचे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको बड़ी क्वांटिटी बेचनी थी। व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कोई संस्था ऐसी हो सकती है, कहीं विदेशों में बड़ी बिकवाली हो सकती है। कोई ना कोई बड़ा बिकवाल यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी बेचना चाहता था। उसकी बिकवाली के दबाव के चलते क्वांटिटी ज्यादा थी, इस वजह से प्राइस गिरा। फिर एक कोशिश हुई, लेकिन इन साहब का माल नहीं बिक रहा था, तो जैसे ही दाम ये आए, इन्होंने बड़ी क्वांटिटी बेची, फिर से प्राइस नीचे आया। अंत में जब इनकी पूरी क्वांटिटी किसी अन्य संस्था या इंस्टीट्यूशन या उनसे भी बड़े प्लेयर ने बाय कर ली, या उनकी बिकवाली का दबाव समाप्त हो गया, तब आपने तेजी आते हुए देखी। तो ब्रेकआउट कब आता है? जब बायर्स जो हैं वो सेलर्स को ओवर पावर कर लेते हैं, यानी कि उनकी जितनी बेचने की क्षमता होती है उससे अधिक मात्रा में खरीदार खरीदते हैं, और वो कहते हैं कि भाई तुम्हें जितना बेचना है बेचो, हम तो खरीदेंगे इस दाम पर। तब ब्रेकआउट आता है। तो ये ब्रेकआउट जो है, ये बाजार के जो मैकेनिक्स पीछे चल रही है, जो खेल चल रहा है,
उसके चलते उनके इंटरप्ले से ये ब्रेकआउट्स आते हैं। दो फोर्सेस हमेशा किसी भी शेयर पर काम करती हैं। एक खरीदारों का जमावड़ा होता है, दूसरी ओर बिकवाल होते हैं, और उनके आपसी संतुलन जो है वो कीमतें होती हैं जो हम शेयर बाजार में प्राइसेस देखते हैं, वो कहाँ से आती है, उनकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, कभी सोचिए। तो ये जो दाम आपको दिखते हैं, ये दाम आते हैं खरीदार और बिकवाल के आपस में जो वो जोर आजमाइश करते हैं, जो उनके बीच में नेगोशिएशन होते हैं, जो शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, उसके चलते ये दाम तय होते हैं। तो ये जो दाम है इनको सर्वोपरि माना जाता है, और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसी का बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां ब्रेकडाउन के समय होती हैं। ब्रेकडाउन में जो है सेलर हावी हो जाता है, सेलर कहता है मुझे तो बेचना है, मुझे नहीं पता, नीचे बिकता है बेचूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। तो सेलर की बिकवाली के चलते, जहां बायर उतना मजबूत ना हो, सेलर ज्यादा तत्पर हो बेचने के लिए, वहां पर ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों होते हैं, इसके पीछे का असल वजह क्या है, ये जानना चाहते थे राउत साहब, और जवाब मिला। और कहाँ पूछेंगे अगर ये सवाल, इस तरह के सवाल मन में आए तो उनका निवारण कहाँ और होगा, इस मंच के अलावा कहाँ ऐसा स्थान है। तो इसीलिए अदालत में ऐसे विषयों पर हम बात करते हैं। और आइए कई सारे और इंटरेस्टिंग चार्ट्स की भी चर्चा करेंगे। अच्छा, अब कई सारे सवाल आ रहे हैं कि अच्छा, एक हमारे अंकित पाठक साहब हैं, वो लिख रहे हैं प्रणाम सर, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता हूं, अगर परिवार साथ नहीं दे रहा है, परिवार के कारण दिमाग शांत नहीं रहता, लॉस हो जाता है, क्या करूं। भाई देखिए, एक बात तो इसमें बड़ी गलत है कि गलत यह है कि आप ये मानते हैं कि परिवार की वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए, नुकसान कभी किसी और की वजह से नहीं होता है, ये बात अपने दिल में बसा लीजिए, याद रखिएगा मेरी इस बात को। नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। ट्रेडिंग में ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे कई ऐसे ट्रेडर मिलते हैं, उनसे पूछिए कि ये साल इतना खराब कैसे चल रहा है तुम्हारा, या पिछले 2 महीने से मुनाफा क्यों नहीं आया, तो उनका जवाब ये होता है कि भाई सर, हमें तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, फला फला दोस्त था, उसका फोन आ गया, उसने कहा ये शेयर बेच दो, मैंने बेच दिया, या उसने कहा कि बाजार गिरेगा, बाजार बढ़ गया, या मैंने कहीं अखबार में पढ़ लिया, या फिर टीवी पर कोई बोल गया। कोई ना कोई वजह होती है, सिवाय इसके कि आपने गलत निर्णय किए। तो याद रखिए, सबसे पहले आपका विकास तब तक शेयर बाजार में नहीं हो सकता है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में नहीं हो सकता है, जब तक आप अपने जो फेलियर्स हैं उसके लिए खुद ओनरशिप ना लें। कोई जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपने किसी की बात मान करके अगर कोई निर्णय किया है, तो उसमें दोष उनका नहीं है जिन्होंने बात कही है, दोष उसका है जिसने बात मानी है। तो आपको स्वावलंबी होना है, आत्मविश्वास रखना है, किसी और की बात नहीं सुननी, अपने विवेक से निर्णय करने हैं, अपने खुद के एनालिसिस को तरजीह देना है। और वो एनालिसिस आप कैसे ठीक ढंग से कर पाएंगे, इसी के लिए लगातार ये चैनल प्रयत्नशील है। और इस सप्ताह भी, यानी कि आज ही की अदालत में, एक विशेष घोषणा मैं आप ही के लिए करने जा रहा हूं अंकित जी, तो जरूर इस बात को सुनिएगा। एक बात और यहां कह दूं कि ट्रेडिंग में आप करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन तब बनाइए जब परिवार साथ दे, उनको कन्विंस कीजिए। देखिए, कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट। कन्विंस कैसे होंगे वो, जब आपके प्रमाण देखेंगे, आपके रिजल्ट्स देखेंगे कि भाई ये रिजल्ट्स लेकर के मैं आया हूं, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, और ये लगातार मेरा प्रदर्शन रहा है, इतना पैसा मैंने अर्जित किया है। जब वो आपकी परफॉर्मेंस और सक्सेस देखेंगे तो उनको विश्वास होगा कि हाँ, इसमें कोई वाकई में ताकत है, कोई दम है, जो कर रहे हैं उसका कोई तर्क है, वो ऐसे ही अटकलें नहीं लगा रहे हैं, कयास नहीं कर रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके पीछे तर्क है। और ये बात जब समझ आ जाएगी तो वो आपको सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आप जरूर ट्रेडिंग को प्रोफेशनली कर पाएंगे। ये मेरी शुभ इच्छाएं हैं आपके लिए अंकित जी। आपको हम सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और ईश्वर करे कि आप सफलता हासिल करें और परिवार का सहयोग भी आपको मिले। और आज बहुत शुभ दिन, आपने ये निर्णय किया है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो ये हमारे अंकित पाठक साहब हैं, जो एक अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं। ओके, हाँ, एक हमारे कौन है, पाल साहब का चैनल, बड़ा अच्छा नाम है, और ये साहब कह रहे हैं, पाल ही होगा इनका नाम, तो पाल साहब कह रहे हैं कि सर, मुझे भी सीखना है शेयर मार्केट, क्या आप सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे, ये मेरा दायित्व है कि आप सीखें। और सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम। तो हम करने हैं, ढेरों चार्ट्स देखने, तो आइए फिर से चार्ट्स का करते हैं। चलिए, अच्छे चार्ट्स देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करेंगे। ओके, हमारे शोभित फारिया साहब के सवाल से शुरुआत करता हूं। मैं कह रहे हैं कि मैं अदालत का रेगुलर स्टूडेंट हूं, मेरा क्वेश्चन भी लीजिए कभी। बीबीओ में एलओसी कैसे लगाएं। बीबीओ क्या है मैं समझ नहीं पाया, किस शेयर पर आप ये एलओसी डलवाना चाहते हैं।
मैं मान करके चल रहा हूं कि शायद आपका इशारा या तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर है, या फिर आप बॉम्बे बर्मा बीबीटीसी की बात कर रहे हैं। तो जो भी स्टॉक है कृपा करके स्टॉक स्पष्ट कीजिए, मैं जरूर एलओसी डालने का प्रयास करूंगा। एक हमारे ज्योति अंपारा जी का सवाल है, ये भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सर बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या पैसा बनेगा? बिल्कुल बनता है, कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तभी पैसा बनता है। कैश मार्केट में निवेश करके ट्रेड करके भी गजब का आपकी उम्मीदों के से परे पैसा बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, सही ट्रेनिंग, सही एफर्ट चाहिए, सही समय देना पड़ेगा। तो बिल्कुल पैसा बनता है, ऑप्शन के बिना भी बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ऑप्शन में भी खूब पैसा बनता है, लेकिन ऑप्शन में भी जोखिम है। अगर उस जोखिम को आप नहीं लेना चाहते हैं, या ऑप्शन बहुत पेचीदा और जटिल नजर आते हैं, लगता है बहुत ट्रिकी हैं, समझ नहीं आते हैं, तो जाने दीजिए। आप कैश मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मन में मत रखिएगा कि पैसा कमाना है बाजार से तो ऑप्शन करना जरूरी है, कोई भी जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आज आप लोग कर रहे हैं, सब मूड में है इस बार, शनिवार के दिन और त्योहार के चल रहा है। एक सवाल जो इंटरेस्टिंग सवाल आया, अच्छा ये हमारे अग्रवाल जी का सवाल है और इनका सवाल है टीबीजेड को लेकर। तो आइए टीबीजेड, गोल्ड की बात हमने की है तो ज्वेलर्स की बात भी कर लेते हैं। तो ये टीबीजेड यानी कि त्रिभुवन दास भीमजे झावेरी, और बड़ी तेजी आई इसमें, और ये तेजी हम कई सप्ताह से लगातार देख रहे हैं। और ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट अगस्त में हुआ था, जुलाई में हुआ था। उस समय ये कोई 150 रुपए के आसपास था या 140 के आसपास था, और वहां से आपने देखा 100 रुपए की तेजी 5-7 सप्ताह में ही, 10 सप्ताह में देखने को मिल गई। तो बड़ा शानदार मोमेंटम बना। इससे पहले एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, और उस पैटर्न को यदि आपने पहचान लिया हो तो ये डबल बॉटम है। ये ब्रेकआउट हुआ था, ये जुलाई में हुआ, उस समय 125 का भाव था, आज आप 223 का भाव देख रहे हैं, 233 का। तो सीधी बढ़त आ गई। अब इसमें कुछ करने लायक, समझने लायक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक लाइन डाल दीजिएगा, और ये लाइन आपके लिए सबसे क्रिटिकल लाइन है, ये ब्रेकआउट की लाइन है, और वर्टिकल रैली चली है, तो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इत्यादि का ख्याल रखिए। और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये टीवीजेड का चार्ट है, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था, और तुरंत आपको अदालत में इस सवाल का जवाब मिला। तो चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग, कई सारे ऐसे शेयर हैं जिन पर हमारी निगाह नहीं जाती, जिन चार्ट को कभी हम देखते भी नहीं, और वहां हम देख रहे हैं कि इतनी जबरदस्त तेजी कई स्टॉक्स में देखने को मिली। तो ये टीवीजेड का चार्ट है जिस पर प्रश्न आया अदालत में। पहला प्रश्न आज का टीवीजेड को लेकर के था, अग्रवाल जी ने प्रश्न किया था, तुरंत जवाब मिला। और ठीक है, इसके अलावा जगदीश पटेल साहब है हमारे, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा हमारे जगदीश कक्कड़ साहब हैं। उन्होंने बताया है कि जो डेट डली हुई है वो गलत है, 7 सितंबर 0709 है, जबकि 0708 लिखी हुई है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ भूल के लिए। तो 0709 ही आज की डेट है। तो जो हमारे टॉपिक की डेट है, यानी कि आज का जो हमारा अदालत का वीडियो है, इसकी डेट गलत है, तो उस पर ना जाइएगा। चलिए, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अच्छा, हमारे सुशील कुमार जी हैं जो टीचर्स डे की शुभकामनाएं भेज रहे हैं बिलेटेड, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सबका। टीचर्स डे की भी शुभकामनाएं सभी को। अच्छा अच्छा, ब्लैक बॉक्स पर सवाल था उनका, जिस सवाल को बीबीओ करके जो उन्होंने पूछा हुआ था कि एलओसी कैसे डालें, तो ब्लैक बॉक्स यानी कि बीबीओ का भी चार्ट देखेंगे, और फिर मॉइल का चार्ट देखेंगे जिस पर अंजलि पहुजा जी ने सवाल किया है। तो मॉइल को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बीबीओ यानी कि ब्लैक बॉक्स के चार्ट को देख लेते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स है। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट आया 300 रुपए के ऊपर, वहां से स्टॉक हो गया 525, रुका भी नहीं, थमा भी नहीं, सुस्ताया भी नहीं, एक तरफा सीधे भाग गया, और अब 525 रुपए का भाव आपको दिख रहा है, 300 पर ब्रेकआउट हुआ था। तो ये चार्ट है ब्लैक बॉक्स का। अब यहाँ पर क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, एलओसी मैंने अंकित कर दिए 323 पर। इसके अलावा कोई एलओसी बन नहीं सकती। तो अगर आप चाहें कि नहीं एलओसी हम थोड़ा ऊपर रख लें, तो आपकी कारण नहीं बदल सकती, रेखा तो जहां है वही रहेगी। तो जो आपको एलओसी डालनी है वो 323 रुपए पर, बड़ा सपोर्ट है, वहां डालिए, पहले रेजिस्टेंस था 11। तो ये चार्ट है ब्लैक बॉक्स का जिस पर प्रश्न किया था और अभी अभी जवाब मिला। अच्छा, एक हमारे नितिन मालवीय जी हैं, उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल जो संदेश भेजा है, उनका संदेश मैं पढ़ देता हूं। संदेश ये है कि नौकरी से आजादी महज एक जुमला नहीं है, इसने वाकई में मेरी जिंदगी बदल दी है। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य के साथ आने वाले जिंदगी के लिए संतुष्ट और चिंता मुक्त भी हो गया हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका नितिन जी, आपने जो शब्द लिखे इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में फंसे हुए, अटके हुए महसूस करते हैं, और मैंने पाया है कि यदि आप थोड़ा सा विस्तार में सोचें तो बाजार आपको ताकत देता है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस देता है कि आप रिस्क ले सकें जीवन में और अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। तो ये बिल्कुल यथार्थ आपने किया है, और नितिन जी बहुत बहुत
धन्यवाद, ये जो आपने संदेश भेजा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रेरणा जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मिलेगी। ओके, एक सवाल अभी आया है, ये राजेश शर्मा जी ने पूछा है। सवाल ये है कि सर, ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ इस पर प्रकाश डालिए। भाई, स्मार्ट मनी और डम मनी, बाजार में ऐसा माना जाता है कि 2 प्रकार का पैसा है। पैसा लगाने वाले जो लोग हैं, इनको 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। एक वो हैं जो कि कथित रूप से स्मार्ट हैं। स्मार्ट का मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, संस्थाएं हैं, जो पेशेवर निवेशक हैं, जिनका काम ही निवेश करना है, जिनको सालों का अनुभव है, जिनके पास बेहतर जानकारी है, सारे टूल्स हैं, समय है, टीम है, सॉफ्टवेयर हैं, कॉन्टेक्ट्स, नेटवर्क हैं, वो जो लोग हैं उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी इज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। इन्फॉर्म्ड मतलब जिसको पूरी जानकारी, जिसको सारा ज्ञान है, अनुभव है, जिसने ऐसी स्थिति पहले भी कई बार देखी है और उनको सक्सेसफुली नेविगेट किया है, उसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तस्वीर की दूसरी ओर होता है डम मनी। डम मनी वो व्यक्ति है जिसको ऐसा कई बार लगता है कि वो स्मार्ट है, या लगता है कि बाजार से पैसा बन सकता है, लेकिन अंत में उसको पैसा देकर के ही मार्केट को जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास न तो जानकारी कभी पर्याप्त होती है, ना ही वो उतना समय बाजार को दे पाता है, ना अनुभव होता है, ना वो उतनी मेहनत करता है, ना ही उसके पास वो टूल्स अवेलेबल होते हैं, और इंफॉर्मेशन उसके पास कम रहती है, अनुभव कम रहता है, इमोशन ज्यादा होते हैं, और वो व्यक्ति फुल टाइम इन्वेस्टर भी नहीं होता है, पार्ट टाइम होता है, और कई बार बिल्कुल नया होता है। तो ऐसे लोगों को डम मनी कहा जाता है। तो स्मार्ट मनी बाजार में अंत में पैसा लेकर के जाता है, ये हम सब जानते हैं। और स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, यानी कि उनका विचार क्या है, वो कैसे खेल रहे हैं, इसको हम लोग ट्रैक करते रहते हैं। तो ये जो आपने कई बार चर्चाओं में सुना होगा, स्मार्ट मनी कमा रहा है या उनका खेल ऐसा है, और डम मनी जो है वो ये कर रहा है, तो उसके पीछे क्या डिस्टिंक्शन क्या है, ये जानना चाहते थे हमारे राजेश शर्मा जी, और उनके सवाल का जवाब उन्हें इसी अदालत में मिल गया तुरंत। अच्छा, एक ब्यूटी ऑफ वाटर कलर, इनका सवाल यह है कि सर, चार्ट रीडिंग का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे इसे और बेटर किया जा सकता है? भाई, इसके लिए सीखिए, चार्ट्स को देखना सीखिए। ईश्वर तक पहुंचने के जैसे अनेकों रास्ते हैं, वैसे चार्ट्स भी देखने के कई सारे अलग अलग मानक हैं, अलग अलग प्रणालियां हैं। तो चार्ट सही ढंग से कैसे देखा जाता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो एनएसए, जिसकी घोषणा अभी अभी मैंने की है, तुरंत इससे संपर्क करें, इसका सदस्य बने और एनएसए में हिस्सा लें। अच्छा, इसके बाद अनेकों सवाल आ रहे हैं। जगदीश जी का एक प्रश्न लेंगे, और जगदीश पटेल साहब अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, और उनका प्रश्न है कि जीएम ब्रूवरीज देखो। तो आइए देखते हैं जीएम ब्रूवरीज। ये जीएम ब्रूवरीज है, पूरा स्पेस जो लिकर स्टॉक्स का है, इसमें जबरदस्त तेजी मोमेंटम बन रहा है। इस चार्ट पर पहले की लकीरें दर्ज हैं, और एक लकीर और मैं यूं डाल देता हूं। तो ये कुल मिलाकर बस, इससे ज्यादा लाइनों की जरूरत नहीं है, और ये लाइनें आपने डाल दी तो काफी हो जाएगा। 900 के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट है, नीचे सपोर्ट 770 पर इमीडिएट सपोर्ट और एलओसी होना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट 675 के आसपास। बस इतना ही है, इस चार्ट में कुछ खास नहीं। हायर बॉटम बन रहे हैं, चार्ट देखना बहुत आसान है। बस रेखाएं ठीक डालिए, लेवल्स का ख्याल रखिए, मोमेंटम देखिए, सेक्टर सही होना चाहिए, सेक्टर सही है तो कुल मिलाकर चीजें ठीक लग रही हैं। तो हमने लेवल्स बस मार्क कर दिए चार्ट पर तुरंत, बिना समय गंवाए। तो ये सवाल किया था हमारे जगदीश जी ने, और इनके अलावा आनंद पटेल साहब हैं, इनका सवाल भी ले लेते हैं, बड़ा रोचक सवाल है। वो कह रहे हैं कि प्रणाम सर, कैसी भी विकट परिस्थिति बाजार में आई है, तब तब मैंने अपनी मनोस्थिति को कैसे काबू में रखते हैं, कृपा हो तो इसका ज्ञान दीजिएगा। भाई देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारा खेल ही इमोशंस का है, इमोशंस पर काबू रखना है, और बहुत ही प्रैक्टिकली आपको निर्णय लेने हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि इमोशंस पर काबू रखिए, करना बेहद मुश्किल है, और इमोशंस हमेशा ही आड़े आ जाते हैं। तो इमोशंस पर काबू कैसे पाया जाए, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, निर्णय स्वयं से हटकर सिस्टम को लेने देना है, और तब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स बेहतर होने लगेंगे। तो ये आनंद पटेल जी का सवाल है। डिसीजन मेकिंग को मैकेनिकल बनाइए और सिस्टम ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड बनाइए। तो एक निर्णय करने का पूरा एक तरीका निर्धारित कीजिए, और उसी के जरिए फिर निर्णय कीजिए। तो ये हमारे आनंद पटेल जी का सवाल है। अच्छा, एक सवाल पूछा है धर्मेंद्र सिंह साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि एसबीआई के चार्ट पर कितनी गिरावट और दिखती है। तो आइए एसबीआई के चार्ट को देखते हैं।
तो ये स्टेट बैंक का चार्ट है और इस चार्ट को जब आप देखते हैं वीकली चार्ट है तो इस पर आपको एक गैप नजर आएगा। ये गैप 2-3 सप्ताह पहले बना जब स्टेट बैंक ने ये लेवल पार किया। ये गैप कहलाता है ब्रेकअवे गैप और यहाँ पर सपोर्ट है। तो जो सवाल आपने किया कि स्टेट बैंक में सपोर्ट कहाँ है, तो ये स्टेट बैंक के लिए बड़ा सपोर्ट है जो कि 733 के आसपास चार्ट पर नजर आता है। अभी 782 का भाव है तो 733 बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर। ब्रेकडाउन हुआ, गैप बना, ब्रेकअवे गैप, और उसके बाद गिरावट आती हुई स्टेट बैंक में नजर आ रही है। तो ये ब्रेकअवे गैप अपना काम कर रहा है और बड़ा सपोर्ट जो है वो 733 रुपए पर काम करेगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति डाउनवर्ड प्रेशर एसबीआई में दिखता है। तो चार्ट बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और एक टूक जवाब आपको यहाँ अदालत में मिल जाता कि हम बिल्कुल बॉटम पर खरीद पाते, लेकिन बॉटम में खरीदने के चलते कई बार गलत ट्रेड्स हो जाते हैं। वाह वाह, मजा आ गया ये पढ़कर। आप भी पढ़िए, आनंद लीजिए इस पोस्ट का जो कि मनमोहन शर्मा जी ने लिखी है। तो मनमोहन शर्मा जी की इस बात को ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं। कह रहे हैं सर, आई ज्वाइंट एनएसए 8 एट द एज ऑफ 62, 62 बरस की आयु में उन्होंने पा रहे हैं, क्या आवाज आ रही है? मुझे देख पा रहे हैं, आवाज बराबर आ रही है? अगर आवाज आ रही हो तो एक बार यस लिखिएगा। ठीक है, यस लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, जय श्री गणेश लिख दीजिए। ओके, धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, बीच में तकनीकी गड़बड़ों के कारण आप मुझे कुछ क्षणों के लिए सुन नहीं पाए, लेकिन अब हम लोग फिर से जुड़ गए हैं और बहुत साफ आवाज सब तक पहुंच रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए एक बड़ा अच्छा सवाल अभी भी पूछा हमारे किसने पूछा था? हाँ, विशाल पारिक साहब ने पूछा था। सवाल इनका यह है कि क्या रेल के जो शेयर्स हैं वो टॉप आउट कर गए हैं, यानी कि अब वो क्या उनका हाई बन गया है? तो एक बार रेल के कुछ शेयर्स देखते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे स्पेस में बड़ी जबरदस्त तेजी देखी है। तो आइए रेलवे के शेयर्स एक एक करके सारे देखेंगे। रेलटेल देखते हैं सबसे पहले। यह है रेलटेल। ये रेलटेल का चार्ट है, चार्ट मजबूत है और यहाँ एक सपोर्ट है, सपोर्ट 450 रुपए के आसपास है। ट्रेंड पॉजिटिव है, करेक्शन आया, करेक्शन में हमने बड़ा शार्प करेक्शन बनते हुए देखा, बेरिश इंगल्फिंग बना इसमें। वहां से करेक्ट होकर स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट तक आकर वापस से ऊपर जा रहा है और वापस से मंदी का सामना कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये लाइन मार्क कर ले बस, उसके अलावा और कुछ इसमें देखने योग्य नहीं है। रेलटेल के बाद आइए झट से आईआरएफसी के चार्ट को देखते हैं। आईआरएफसी में इस सप्ताह ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया और ये एक सपोर्ट था जो कि भंग हो गया चार्ट पर।
और उसके बाद हमने देखा उसके नीचे बंदी आई, तो IRFC के चार्ट को पुनः विचार में लाइए और ये लेवल जो है इसको चार्ट पर अंकित कर लें। इस लेवल को मान करके चलें कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसका ब्रेकडाउन जो है अब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगला सपोर्ट चार्ट पर सीधे 136 पर है, तो कमजोरी बड़ी है और IRFC में ब्रेकडाउन हुआ है। IRCTC देख लेते हैं। IRCTC बहुत महीनों से कोई खास मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, ये सपोर्ट की लाइन है, इसको चार्ट पे मार्क कर लें। तो कुल मिलाकर के देखें तो जरूर करेक्शन आता हुआ दिख रहा है और कुछ चार्ट्स पर ब्रेकडाउन भी हुआ है, तो बिना इस ये सोचे कि रेलवे तो बहुत अच्छा सेक्टर है, जहां पर जो संकेत आ रहा है उसको मानेंगे। अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, अच्छा समय है, वो बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हम जो भी निर्णय करेंगे वो चार्ट के आधार पर करने हैं, और चार्ट अगर कह रहा है कि एक बार निकल जाओ, एग्जिट है, तो फिर हम उसके रास्ते में आने वाले नहीं है। तो चार्ट को तरजीह देना है, फोकस करना है और सर्वाधिक हमें महत्व देना है। चलिए अब देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इसकी बात हमने पिछले सप्ताह भी की थी। करेक्शन यहाँ पर भी एबी रेल का ही शेयर है और लेवल्स मैंने पिछले सप्ताह मार्क किए थे, वही लेवल्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो कि त्यों स्थिति है कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो रेल शेयर्स में हमें कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेशर देखने को अवश्य इस सप्ताह दिख रहा है बाजार के साथ, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ चार्ट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग। एक चार्ट जिस पर कई सारे लोग बात करना चाहते हैं, पिरामल फार्मा का चार्ट है। ये पिरामल फार्मा है जिसको लोग राइट ऑफ कर चुके थे इस कंपनी को, और इसमें ब्रेकडाउन हुआ 167 रुपए के ऊपर। वहां से आपने देखा क्या तेजी बनी। इस सप्ताह इसका उल्लेख करने की वजह ये विशाल काय कैंडल है। इस सप्ताह 20% की तेजी बनी और 190 का शेयर बढ़कर सीधा 227 रुपए हुआ। सो दिस इज वेरी पावरफुल अप स्विंग और बड़ा मूव आया पिरामल फार्मा में, तो इसका भी चार्ट हमने देखा। वैसे चार्ट्स पर क्या करें, LOC मार्क कर लीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। हिंद यूनिलीवर पर आइए बात करते हैं, जिस पर अभी एक डॉनी जैन साहब का सवाल आया कि लीवर के चार्ट को देखिए, विशेष रूप से मंथली चार्ट देखिए। तो मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट है, इसकी बात हम कर चुके हैं। इस महीने भी अच्छा चल रहा है, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर भी अपवर्ड प्रेशर बना हुआ है, तो डेफिनेटली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इस सप्ताह की वीकली कैंडल को देखें तो ये हिस्टोरिकली हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज है फॉर HUL, तो इसलिए चार्ट को जरूर आपको देखना चाहिए और लेवल्स का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये ब्रेकआउट का लेवल है, इससे नीचे ATR की दूरी पर अगर आप देखें तो एक और सपोर्ट दिखेगा आपको, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार्ट आपके सामने HUL का है, जिस पर हमारे डॉनी जैन साहब ने अभी भी प्रश्न किया है। अच्छा, एक दफे मुझे लिखा, मुझे ऐसा लगा कि हमारे ये अनिल चेलानी साहब लिख रहे हैं कि निकल निकल, बाद में मैंने ध्यान से देखा तो लिखा था हिकाल हिकाल, तो इसलिए हिकाल इसमें रुचि होगी इनकी, तो आइए उस चार्ट को भी देखते हैं। चलिए, तो वही कहानी पुरानी, करेक्शन और कंसोलिडेशन की। सारे केमिकल स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर यहाँ नजर आता है, तो ये लेवल मार्क कर लें। रेंज में शेयर प्ले कर रहा है, रेंज से बाहर आएगा तो फिर इसमें मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। फिलहाल के लिए स्टॉक एक सीमित दायरे का कारोबार दिखा रहा है, बाजार नए हाइस बना रहा है, 25,000 के ऊपर टिका है और ये शेयर जो है ये कई महीनों से बिल्कुल डाउनवर्ड चैनल में, साइडवेज चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप खुद ही तय करें कि कौन से चार्ट पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो ये हिकाल लिमिटेड का चार्ट है जिस पर प्रश्न आया अभी, और अदालत में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह बिल्कुल तुरंत आपको निर्णय देते हैं। अनेकों सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे कांतिलाल घेटिया साहब का सवाल है, ये कह रहे हैं CPSE इंडेक्स के चार्ट को देखें। तो इस सप्ताह देखिए जहां बाजार गिरा, सबसे सॉलिड गिरावट आपको निफ्टी CPSE इंडेक्स यानी कि सरकारी कंपनियों का जो सूचकांक है उसमें आती हुई दिखी, और इसका ETF भी इसी अनुपात में जाहिर सी बात है गिरा, और आप देख रहे हैं कि 5% से बड़ी तेजी गिरावट देखने को मिली, और ये अपेक्षित है। अब देखिए आप इसका चार्ट देखिए फ्रॉम 2022, जब ये 2023 के आसपास था, आज ये इंडेक्स 7,000 के आसपास है। तो खुद ही कल्पना कीजिए कि अगर इस तेजी से कोई इंडेक्स ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको उसके अनुपात में उसी कॉमेंसुरेट करेक्शन भी देखने को मिलेगा। वही होता हुआ दिख रहा है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है, मान करके चलना है कि स्वाभाविक है, ऐसा होता ही। तो ये हमारे सामने निफ्टी CPSE इंडेक्स का चार्ट है जिसको हम देख रहे हैं। तो अनेकों चार्ट्स की हमने चर्चा की, ढेरों चार्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स इस सप्ताह हम डिस्कस कर रहे हैं, अदालत में बड़ा मजा आ रहा है। जेनटेक, इसका भी चार्ट देखते हैं जिस पर अभी अभी चार्ट पर सवाल किया है किसी ने। तो ये जेनटेक का चार्ट है।
सचिन जी ने प्रश्न किया जेनटेक पर। जेनटेक में गजब की तेजी देखी हमने, मैंने रेखाएं डाली हुई हैं और 192-93 से चलकर स्टॉक 1800 1900 10 गुना हुआ। कितने अरसे में 10 गुना हुआ या 8 गुना हुआ? फरवरी 23 से लेकर अब तक ये शेयर कई मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। अब ऐसे शेयर्स में, और आज हमने ऐसे शेयर्स बहुत देखे हैं जहां बहुत शार्प और बड़ी रैलीज आई हैं, इनमें करेक्शन आएगा। ऐसा नहीं होता है, मेरे अनुभव में कम होता है कि कोई स्टॉक जो जिस तेजी से घट बढ़ा हो उसी तेजी से घटकर नीचे आ जाए। आमतौर पर जो बढ़ते हैं कुछ समय करेक्शन के बाद रुकते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, रीग्रुप होते हैं और वापस से तेजी बनती है। तो ये ट्रेंड है और इसमें करेक्शन जरूर सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है जेनटेक के वीकली चार्ट। आज केमिकल स्टॉक्स पर अनेकों लोगों के मन में प्रश्न है। शोभित फारिया साहब का एक और सवाल है, वो कह रहे हैं कि सर हाउ इंपॉर्टेंट इज सेक्टर रोटेशन ऑल्सो इन फॉलिंग मार्केट्स, आर देयर सेक्टर व्हिच आउट परफॉर्म? हाँ, हमेशा ही होता है। देखिए, जब बाजार गिरता है डिफेंसिव्स बढ़ते हैं, आईटी बढ़ता है। आप देखेंगे कि जिन स्टॉक्स में डिमांड की इलास्टिसिटी नहीं होती है, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, यूटिलिटीज हैं, तो वहां पर आपको तेजी बनते हुए दिखती है। कैपिटल गुड्स में भी तेजी बनती है। तो हर सेक्टर में का समय आता है और वो एक साइक्लिकल चीज है जिसको समझना चाहिए। तो आपका प्रश्न सही है और सेक्टर रोटेशन अलग अलग समय पर बाजार में होती हुई दिखाई देगी। दिस इज अ पेरेनियल फीचर ऑफ द मार्केट्स। अच्छा, कब हैंडल इंडसइंड बैंक में, इंडस टावर में बन रहा है क्या, ये प्रश्न है। तो आइए निवारण कर दें इसका। तो ये वीकली है, हो सकता है डेली में बन रहा हो, शायद इसको कप कह रहे हो। कप ऐसा नहीं होता है, कप गोलाकार होता है, यू शेप होता है, ब्रॉड बेस्ड होता है, ये वी बना हुआ है। तो कप कभी भी वी शेप नहीं होते, तो इसको कप विद हैंडल नहीं माना जाएगा। सिप्ला, मुन्ना कुमार जी कह रहे हैं एक बार सिप्ला के चार्ट को देखिए। ये सिप्ला है, करेक्शन यहाँ पर भी है। फार्मा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट जो है ये भंग हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, उसका तेजी बनी, फिर करेक्शन। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ये चार्ट आपके सामने सिप्ला का है, करेक्शन जरूर यहाँ पर भी बाजार के साथ आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ताबड़तोड़ सवालों के जवाब आपको अदालत में मिल रहे हैं। अच्छा, अंकित जी नाराज हो गए, वो कह रहे हैं मैं नाराज हूं, मेरा सवाल आप नहीं ले रहे हैं। आपका सदाबहार शेयर सीक्वेंट साइंटिफिक अब चार्ट ऑफ द वीक में भाग हो सकता है क्या, ये है सवाल। तो सीक्वेंट साइंटिफिक के चार्ट को देख लो। ये डेली है और ये वीकली, और वीकली चार्ट पर बड़ा गजब का पैटर्न बना है। तेजी आई 2 सप्ताह पहले, ब्रेकआउट हुआ 150 के ऊपर, फिर करेक्ट भी हुआ, फिर से 175। अब बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर 195 195। तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, और फिलहाल ब्रेकआउट है 150 रुपए के नीचे जाएगा तब वर्तमान ब्रेकआउट निरस्त होगा, अन्यथा ये ब्रेकआउट होल्ड करेगा। रेंज में 100 के 150 से 194 के बीच में कंसोलिडेट भी कर सकता है। ये आपके सामने चार्ट है फॉर सीक्वेंट साइंटिफिक। अरसे बाद, मुद्दत बाद इस चार्ट पर मोमेंटम आता दिख रहा है। ओके, आशीष अग्रवाल जी का प्रश्न है कि क्या माइंट्री में कप विद हैंडल का टारगेट आ गया है? आइए देखते हैं। ये माइंट्री है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सवाल है। रेजिस्टेंस मैंने मार्क की हुई है और आपने देखा इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक दो दिन शेयर गया, टिका नहीं, नीचे आकर बंद हुआ। तो रेजिस्टेंस वैलिडेट हो जा रही है और ये रेजिस्टेंस है, ये टारगेट है। ये पार हुआ तो फिर टारगेट 7200 के बनेंगे, लेकिन 6225-30 के लेवल्स ऑलरेडी आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है इस सप्ताह के बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स, और हमें चर्चा करनी है कि बाजार की दिशा आगे क्या हो सकती है। क्या 25,000 आएगा या 26,000 आएगा या 24,000 निफ्टी आएगा? तो ये आपके सामने निफ्टी जो भी 25,000 के नीचे चल रहा है, ये कहां तक और नीचे जा सकता है, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की कि बड़ा सपोर्ट 24,200 पर है और ये निफ्टी के लिए सबसे क्रिटिकल सपोर्ट रीजन है। फिबोनाची का इस्तेमाल करके लक्ष्य हमने पहले ही निफ्टी के खोजे हैं, तो उन लक्ष्यों को पुनः आप पुराने वीडियोस में देखिएगा। हमने बात की कौन से टारगेट्स आने वाले समय में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है।